Hello class 10s. Today we are going to look about poem number 5 figure of speech के बारे में हम रिवीजन देख रहे थे. We were looking about the literary devices that are used in the poems. सर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनको क्वेश्चन होगा. Many of the student you may have a problem कि सर from which poem you are just talking about the literary devices. So for those students, I would like to tell one simple thing that dear student, now by being a responsible student, you have to identify. Just keep a textbook with you, open the poem and find the statement which is mentioned on your screen. उसको रिलेट करो और पोएम को आइडेंटिफाई करो. ठीक है, वो आपकी 5th वाली पोएम होगी. उस 5th वाली पोएम के अंदर पहली लिटरेरी डिवाइस हम देखने जा रहे हैं. लाइन आपके सामने स्क्रीन पे है, देखो आप. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू? अब इस पोएम के अंदर सबसे पहला तो रिपीटेशन यूज किया गया है. आपको मालूम पड़ेगा कि व्हाट वर्ड जो है WHAT पहली दूसरी दोनों लाइन में और दूसरी लाइन में पहला और दूसरा, तो ये रिपीटेशन हुआ है. बट ऑब्वियसली 3 बार यूज हुआ है व्हाट वर्ड, इसलिए आपका रिपीटेशन बनेगा. दूसरा इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें लिटरेरी डिवाइसेस में आप रेटोरिक या इंटरोगेशन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन टैग दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया है. ये इसलिए दिया गया है क्योंकि वो पोएटिक वैल्यू इफेक्ट दे सके अपने स्टेटमेंट को. व्हाट इज टू डू लाइक दैट, राइट? तो यहाँ पे ये पोएटिक इफेक्ट देने के लिए रेटोरिक या फिर इंटरोगेशन नाम की लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा इस पोएम के अंदर दूसरा क्या है हमारे पास, तो इस पोएम में और इसी स्टेटमेंट के अंदर तीसरी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है एलिटरेशन. सर एलिटरेशन कैसे होगा? तो देखो सबसे पहले एक तो WH नाम के 2 साउंड का रिपीटेडली यूज होता है, नंबर 1. नंबर 2, इसके अंदर बी वर्ड, बॉय का बी और बॉल का बी, ये भी 2 बार इस्तेमाल हुआ है. तो ये आपका रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ये एलिटरेशन बनेगी. अब हम बात करते हैं इसके बाद की जो लिटरेरी डिवाइस है उसके बारे में. इसके बाद जो लिटरेरी डिवाइस आपको बताई गई है वो यहाँ पे है, वेट अ मिनट, ओके, हियर वी आर. ये हमारी दूसरी लिटरेरी डिवाइस है, राइट? देखो जिसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि वर्ड क्या लिखा है, आई सॉ इट गो merrily bouncing, मैरीली बाउंसिंग, मैरीली यानी खुशी से, कूदता हुआ निकला. तो इसका मतलब होता है इसमें पर्सोनिफिकेशन दिया गया है. यहाँ पे आई सॉ इट गो merrily bouncing, खुशी से कूदते कूदते जाना. अब बॉल को थोड़ी ना खुशी, दुख, गम ऐसा महसूस होता है, लेकिन एक ऐसी चीज को पर्सोनिफाई करने की कोशिश की गई है, ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश की गई है, तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन होगा. किसी भी वर्ल्डली चीज को ह्यूमन क्वालिटी जब भी दी जाती है तब वो पर्सोनिफिकेशन नाम की लिटरेरी डिवाइस क्रिएट करता है. ठीक है, आगे क्या होता है, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो इसमें सबसे पहला रिपीटेशन, मैरीली वर्ड 2 बार यूज होता है तो रिपीटेशन. एंड एंटीथेसिस, इसमें 2 ऑपोजिट वर्ड दिए गए. एक तो डाउन, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में से, मतलब यहाँ पे नीचे नहीं, स्ट्रीट में से. और मैरीली ओवर
इन द वाटर, तो ओवर यानी ऊपर, तो नीचे और ऊपर ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है, एक साथ यूज हुए हैं, लाइन में है, तो ये हमारा एंटीथेसिस हो गया। इसके बाद नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब इसमें क्या आएगी, तो लिटोटेस बनेगी, सर क्यों लिटोटेस बनेगी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नो से शुरू होता है, लेकिन पीछे वाली जो बात है ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब ये पॉजिटिव सजेस्ट कर रहा है ना। तो समझो आप कि स्टेटमेंट नेगेटिविटी से शुरू होता हो लेकिन उसका मीनिंग पॉजिटिव निकालना हो, तब हमारी लिटोटेस नाम की फिगर ऑफ स्पीच बनती है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे क्या आता हो, आगे एक स्टेटमेंट दिया गया है, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy, and ultimate shaking griefs fixes the boy। अब इसमें भी आप देखो तो एक तो पर्सोनिफिकेशन दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन यानी देखो यहाँ पे ग्रीफ यानी दुख, ये ह्यूमन क्वालिटी है, इज गिवन टू द फिक्सिंग, ठीक होना। अब ग्रीफ ठीक होना, अब ठीक होना ये तो क्या है, आप समझ रहे हो ना, दुख न होना, ये क्वालिटी को जब किसी चीज को अलॉट किया जाता हो, यानी मटेरियल को अलॉट किया जाता हो, तब ये हमारी पर्सोनिफिकेशन बनती है ना। अब दूसरा इसमें हाइपरबोला यूज किया गया है, एग्जैजरेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग ग्रीफ ऑफ द बॉय ऑफ लूजिंग द बॉल। जब कोई बच्चा बॉल को घुमा देता है, उसका जो दुख होता है ना, दुख को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की गई है। तो जब भी कोई छोटी सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बात आती हो, तब हमारी हाइपरबोले नाम की लिटरेरी डिवाइस बनती है। तो इस फिफ्थ वाली लाइन में ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आगे देखते हैं, हमारी जो छठी लिटरेरी डिवाइस है वो है, as he stands rigid, trembling and staring down, as he stands rigid, trembling and staring down। तो इसके अंदर सबसे पहला तो ऑक्सीमोरन यूज किया गया है। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है दो ऑपोजिट आइडियाज एक ही स्टेटमेंट में एक साथ यूज हो, दो ऑपोजिट आइडियाज एक ही स्टेटमेंट में एक साथ यूज हुए हो तब। सर इसमें ऑपोजिट आइडियाज कौन से, एक तो रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब है बिना हलन चलन किए, स्थिर जिसको आप बोल सकते हो, और ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है जिसपे मूवमेंट होती ही रहती हो, चाहे आप मूवमेंट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन मूवमेंट होती रहती हो, ट्रैम्बल करना, इस तरह से हिलते रहना। तो रिजिडिटी यानी जिसमें मूवमेंट ना हो, और ट्रैम्बलिंग यानी जिसमें मूवमेंट हो, ये दोनों ऑपोजिट आइडिया वाले वर्ड एक ही स्टेटमेंट में यूज हुए, ऑपोजिट आइडिया वाले एक ही स्टेटमेंट में, तो ये हमारी ऑक्सीमोरन बनती है। इसी स्टेटमेंट में दूसरी लिटरेरी डिवाइस हमारी होगी क्लाइमैक्स। क्यों, क्योंकि बॉयज का जो रिएक्शन है अपने बॉल को घुमा देने पे, वो एक असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है ना। असेंडिंग ऑर्डर, पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर इसको दुख होता है, घुमा दिया होता है, और ये अब ठीक हो गया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया, तो ये क्लाइमैक्स है। समझ में आया, क्लाइमैक्स का मतलब होता है जिस तरह से किसी चीज का अंत होना चाहिए उसी तरह से वो अंत हो, तब उसको हम क्लाइमैक्स बोलते हैं। समझ में आया है। तो इसमें हमारी दो लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया। अब ऑप्शन में तो सब एक ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो कभी कभार आप तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जो ऑक्सीमोरन लिखा है उसकी जगह पे अगर क्लाइमैक्स लिखा हो तो वो ऑप्शन भी आपका सही होगा। समझ में आ रही है बात, ये थोड़ा सा अकल लगाना इसमें, है ना। ओके, नाउ हमारी जो 7वें नंबर की लिटरेरी डिवाइस है वो हमारी होगी, सॉरी वो हमारी होगी ये, ओके, ऑन द बॉल।
ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वैक। तो सर इसमें कौन सी, एक तो पहली तो मेटानोमी होगी। यंग डेज का मतलब होता है बच्चे की युवानी की लाइफ, है ना। तो यहाँ पे मेटानोमी हो गई, यहाँ पे बच्चे का जीवन और यंग डेज, यंग एक ही वर्ड से पूरे के पूरे बच्चे की लाइफ बताई जाती है, तो ये मेटानोमी बनेगी। दूसरी लिटरेरी डिवाइसेस में कौन सी आ सकती है, तो सर इसमें दूसरी लिटरेरी डिवाइसेस में आप ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज कर सकते हो। क्यों, यहाँ पे एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। तो कौन सा एडजेक्टिव है, तो यंग ये एडजेक्टिव होता है और ये बॉय को रिफर करता है। एक्चुअली यंग डेज, तो दिन कभी यंग नहीं होते, लेकिन उस बच्चे के युवानी के दिन, मतलब यंग वर्ड यूज किया गया है बच्चे के लिए, तो ये ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, एपिथेट बनेगा। बॉय टू डेज या डेज टू बॉय, ठीक है। इन दोनों को ये यंग बॉय ट्रांसफर करता है एक दूसरे में, ठीक है ना, क्योंकि यंग यूज हुआ है डेज के साथ। एक्चुअली डेज जो वर्ड है उसकी जगह पे बॉय होना चाहिए। समझ में आया ये? ओके, वेरी गुड। नाउ इसमें दूसरा हिस्सा पढ़ोगे तो इसमें आएगा हिज बॉल वेंट, उसकी जो गेंद है वो चली गई। तो इसमें तो पर्सोनिफिकेशन है, बॉल हैज बीन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ गोइंग, मतलब जाना, मतलब वो समय चला गया, बच्चे का वो खेलने का समय चला गया, ये बता रहा है। तो बॉल जाने की घटना को यहाँ पे, यस वेरी गुड, बच्चे के खेलने की उम्र चली जाती है, उससे ह्यूमन क्वालिटी ट्रांसफर होती है, की जाती है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल होता है। दूसरा इसमें एक और स्टेटमेंट है, अ डैम अनदर बॉल इज वर्थलेस। तो सर इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस आ सकती है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। सर इसमें आप हाइपरबोले का इस्तेमाल कर सकते हो। हाइपरबोले का इस्तेमाल इसलिए हम कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि द वर्थलेस of other ball is negated in exaggerated manner। समझ में आया? ठीक है। तो dear student, I hope this will help you to understand the literary device of the poem very well, right? मैं हर एक लाइन की लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। जिन बच्चों के पास ये अवेलेबल नहीं है दूसरे रेफरेंस मटेरियल में या कहीं पर भी, तो आप सभी को ये लिख लेनी है। ये एक किस्म का आपका का पूरा रिवीजन टोटल हो जाएगा, राइट। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट इट इन योर नोटबुक एज वेल। ये आपको आने वाले यूनिट टेस्ट, आने वाले सेकंड इंटरनल टेस्ट सभी में हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप इसको लिख जरूर लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये हमने यूनिट नंबर मतलब पोएम नंबर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट किया। अब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तब यूनिट यानी कि पोएम नंबर 5 का हम पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट इट। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।